2026 रिपोर्ट। संदर्भ खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO के साथ मिलकर आधिकारिक तौर पर विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति SOFI 2026 रिपोर्ट जारी की। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति SOFI 2026 रिपोर्ट के बारे में। यह क्या है? SOFI रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का वार्षिक प्रमुख मूल्यांकन है जो भूख को समाप्त करने SDG लक्ष्य 2.1 और कुपोषण के सभी रूपों को खत्म करने SDG लक्ष्य 2.2 की दिशा में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रगति पर नजर रखता है। 2026 संस्करण स्वस्थ आहार की उच्च लागत को समझने और उससे निपटने पर केंद्रित है। यह स्वस्थ आहार टोकरी HDB के लागत कारकों का मूल्यांकन करता है तथा वैश्विक मातृ एवं शिशु पोषण लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति पर भी नजर रखता है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। अफ्रीका भूख के केंद्र के रूप में एशिया से आगे निकल गया है। पहली बार अफ्रीका में भूख का सामना करने वाली सबसे बड़ी आबादी 309 मिलियन लोग 20.0% दर है, जो एशिया के 292 मिलियन लोगों 6.0% दर से अधिक है। स्वस्थ आहार की वहनीयता की कमी बनी हुई है। अनुमान है कि 2025 में 2.69 अरब लोग वैश्विक स्तर पर 32.7% स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ थे। अफ्रीका में यह आंकड़ा बढ़कर 66.6% तक पहुंच गया। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की लागत में असमानता बनी हुई है। पशु आधारित खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां एक स्वस्थ आहार की कुल लागत का लगभग 70% हिस्सा होती हैं, जबकि स्टार्च युक्त मुख्य खाद्य पदार्थ कुल लागत का केवल एक अच्छा हिस्सा ही प्रदान करते हैं, हालांकि वे आधी कैलोरी उपलब्ध कराते हैं। आहार में न्यूनतम विविधता की कमी भी स्पष्ट है। विश्व स्तर पर 6 से 23 महीने की आयु के केवल 30.8% बच्चे और 15 से 49 वर्ष की आयु की केवल 62.7% महिलाएं ही न्यूनतम आहार विविधता प्राप्त कर पाईं। 2030 के शून्य भूख लक्ष्य से दुनिया पीछे चल रही है। अनुमान है कि 2030 में भी 510 से 520 मिलियन लोग चिरस्थायी भूख का सामना करेंगे, जिनमें से 56% लोग अफ्रीका में रहेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य और वयस्क मोटापे की स्थिति भी चिंताजनक है। 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की दर बढ़कर 30.7% हो गई है, जबकि वैश्विक वयस्क मोटापा 2012 में 12.1% से बढ़कर 2024 में 16.2% हो गया। शहरी और ग्रामीण खाद्य असुरक्षा में अंतर बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 29.7%, अर्धशहरी क्षेत्रों में 25.4% और शहरी क्षेत्रों में 22.3% खाद्य असुरक्षा दर्ज की गई। भारत और रिपोर्ट के निष्कर्ष। दक्षिण एशिया में कुपोषण 2021 के 13.9% से घटकर 2025 में 9.3% हो गया। खाद्य असुरक्षा में यह उल्लेखनीय कमी मुख्य रूप से भारत में हुए सुधारों के कारण रही। निम्न मध्यम आय वर्ग की वहनीयता के मामले में भारत निर्णायक भूमिका निभाता है। वैश्विक सामर्थ्य मानकों में भारत के कारण निम्न मध्यम आय वर्ग के भारत से बाहर रहने वाले स्वस्थ आहार वहन करने में असमर्थ लोगों की क्षेत्रीय प्रवृत्ति में कमी दिखाई देती है। बाल पोषण लक्ष्यों की दिशा में भी भारत का योगदान महत्वपूर्ण है। व्यापक एशियाई रुझानों के अनुरूप भारत दक्षिण एशिया को बाल विकास में कमी लाने और बाल मोटापे को रोकने के लिए 2030 के वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर रहने में योगदान देता है। भारत और रिपोर्ट के निष्कर्ष। मातृ एनीमिया की लगातार बनी रहने वाली समस्या चिंता का विषय है। वैश्विक रुझानों के समान जहां एनीमिया की स्थिति बिगड़ रही है, वहीं भारत को प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के 50% कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उपराष्ट्रीय आहार लागत संवेदनशीलता भी सामने आई है। रिपोर्ट में शामिल केस स्टडी बताती है कि सब्जियों और दालों जैसे गैर जरूरी वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव दक्षिण एशियाई बाजारों में स्वस्थ आहार की दैनिक लागत को असमान रूप से बढ़ा देता है। खाद्य सुरक्षा और भूख से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां। 2026 के पश्चिम एशियाई संघर्ष ने तेल, गैस और उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया, जिससे कृषि इनपुट लागत बढ़ गई और वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति का खतरा उत्पन्न हो गया। फार्मगेट के बाद आपूर्ति श्रृंखला की उच्च लागत भी एक बड़ी चुनौती है। फार्मगेट के बाद की रसद, परिवहन और प्रसंस्करण उपभोक्ता खाद्य लागत का 70% से 75% हिस्सा होती है, जिससे खराब होने वाले फलों और सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि होती है। कृषि संबंधी सब्सिडी में विकृति के कारण वैश्विक स्तर पर सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता का लगभग 70% हिस्सा मुख्य रूप से अनाज, चीनी और पशुधन से जुड़ा हुआ है, जबकि पोषक तत्वों से भरपूर फल, सब्जियां और दालें अपेक्षाकृत उपेक्षित रहती हैं। जलवायु की चरम स्थितियां और अवसंरचना की कमियां भी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। जलवायु परिवर्तनशीलता,
कमजोर शीत श्रृंखला भंडारण तथा खराब ग्रामीण सड़क नेटवर्क के कारण फसल कटाई के बाद भारी नुकसान और मौसमी खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है। वित्त पोषण और सहायता में कटौती के कारण आधिकारिक विकास सहायता ODA और मानवीय वित्त पोषण में कमी से संकटग्रस्त क्षेत्रों में आपातकालीन खाद्य सहायता कार्यक्रमों पर दबाव बढ़ रहा है। अनुशंसाएं। कृषि सब्सिडी का पुनः उपयोग करते हुए सार्वजनिक कृषि सहायता और खरीद को मुख्य अनाज फसलों से हटाकर पोषक तत्वों से भरपूर फल, सब्जियों, दालों और फलियों की ओर ले जाना चाहिए ताकि उनकी बाजार लागत कम हो सके। मध्यवर्ती मूल्य श्रृंखला अवसंरचना में निवेश किया जाए। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए शीत भंडारण नेटवर्क, ग्रामीण परिवहन अवसंरचना, प्रसंस्करण सुविधाओं और ऊर्जा कुशल लॉजिस्टिक्स में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आवश्यक है। उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए कृषि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाए ताकि पैदावार बढ़े और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन विकसित हो सके। डेटा साझा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए। खुदरा मूल्य डेटा का उपयोग कर स्वस्थ आहार की लागत (QHD) की राष्ट्रीय निगरानी को संस्थागत रूप दिया जाए तथा कमजोर परिवारों के लिए पोषण संवेदनशील नकद हस्तांतरण का विस्तार किया जाए। निष्कर्ष। सोफी 2026 की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि वैश्विक भूखमरी के आंकड़ों में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन संरचनात्मक सुधारों के बिना 2030 तक शून्य भूखमरी का लक्ष्य हासिल करना अभी भी असंभव है। पौष्टिक खाद्य और कुपोषण की स्थिति भी लगातार चुनौती बनी हुई है। पदार्थों की ऊंची कीमतें 26 लाख से अधिक लोगों के लिए स्वस्थ आहार को दुर्गम बनाए हुए हैं, जिससे वैश्विक कुपोषण की समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। अंततः लक्षित अवसंरचना निवेश, सब्सिडी का पुनः उपयोग, रीपर्पजिंग ऑफ सब्सिडीज तथा सशक्त सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों एग्री फूड सिस्टम्स में परिवर्तन करना ही स्वस्थ आहार को हर जगह, हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाने का सबसे प्रभावी उपाय है। रोम घोषणापत्र। निहत्थे और निरस्त्रीकरण रहित शांति, रोम डिक्लेरेशन फॉर अ पीस विदाउट आर्म्स एंड डिसआर्मामेंट। संदर्भ। नोबेल पुरस्कार विजेताओं, AI वैज्ञानिकों, धार्मिक नेताओं और पूर्व राष्ट्राध्यक्षों की एक अभूतपूर्व सभा ने निहत्थे और निरस्त्रीकरण रहित शांति के लिए रोम घोषणापत्र जारी किया। निहत्थे और निरस्त्रीकरण रहित शांति के लिए रोम घोषणापत्र के बारे में। यह क्या है? पोप लियो 14 की मैग्निफिका ह्यूमैनिटास से प्रेरित यह घोषणापत्र अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवीय गरिमा की रक्षा करने का आह्वान करता है। यह चेतावनी देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा नियंत्रित परमाणु प्रणालियां अस्तित्वगत खतरा पैदा करती है, और यह कहता है कि AI प्रणालियों में नैतिकता, सहानुभूति और विवेक का अभाव होता है। इसलिए परमाणु हथियारों के उपयोग में मानव निर्णय लेने की शक्ति का स्थान कभी नहीं लिया जाना चाहिए। घोषणा के मूल सिद्धांत। 6 सामान्य सिद्धांत। 6 सामान्य सिद्धांत। 1. अगली शस्त्र दौर को निरस्त्र करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु क्षमताओं दोनों में दोहरी शस्त्र दौर को रोकने के लिए समन्वित प्रयास करना। 2. जिम्मेदार विकास। तकनीकी प्रगति को मानवीय नैतिकता और पारदर्शी शासन के साथ संरेखित करना। 3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग। यह सुनिश्चित करना कि एल्गोरिदम स्वचालित युद्ध के बजाय मानव कल्याण की सेवा करें। 4. जिम्मेदार शासन। उच्च जोखिम वाले उभरते उपकरणों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय निगरानी ढांचे का निर्माण करना। 5. जिम्मेदार नेतृत्व। राज्य के नेताओं और प्रौद्योगिकी विकासकर्ताओं से जवाबदेही की मांग करना। 6. परमाणु निरस्त्रीकरण। परमाणु शस्त्रागारों के पूर्ण और सत्यापन योग्य उन्मूलन के प्रति नवीकृत प्रतिबद्धता। 5. नैतिक और परिचालनात्मक जनादेश। अनिवार्य और सार्थक मानवीय नियंत्रण। किसी भी स्वचालित एल्गोरिदम या AI संचालित प्लेटफॉर्म को परमाणु प्रक्षेपण से संबंधित अंतिम निर्णय लेने से पूरी तरह रोका जाएगा। डिजिटल कॉमन्स मॉडल। खुले डेटा तक पहुंच का विस्तार करना ताकि स्वतंत्र वैश्विक विशेषज्ञ अनियंत्रित AI जोखिमों का मूल्यांकन कर सके और गैर तकनीकी रूप से अग्रणी देशों की रक्षा कर सके। जिम्मेदार विकास मानक। डेवलपर्स के लिए नैतिक ढांचे प्रकाशित करना अनिवार्य करना तथा पूरी तरह से स्वायत्त, स्वसुधार करने वाली प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाना, जिन्हें मानव ऑपरेटरों द्वारा ऑडिट या रोका नहीं जा सकता। आंतरिक शस्त्रागार भेद्यता ऑडिट। परमाणु उस शस्त्र राज्यों से आग्रह किया जाता है कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को AI डेटा विषाक्तता, मतिभ्रम या छेड़छाड़ से बचाने के लिए कठोर तकनीकी समीक्षा करें। सत्यापित, स्थायी योग्य निरस्त्रीकरण। परमाणु हथियारों को स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से हटाने की दिशा में सद्भावपूर्ण वैश्विक वार्ताओं का नवीनीकरण। आधुनिक भूराजनीति में घोषणापत्र क्यों आवश्यक है? निर्णय लेने की समय सीमा में कमी। ऐतिहासिक संकटों में युद्ध को रोकने के लिए मानवीय संयम, विलंब और नैतिक संकेतों पर भरोसा किया जाता था। आधुनिक AI लॉजिस्टिक्स परिचालन प्रतिक्रिया की समय सीमा को घंटों से घटाकर कुछ सेकंड तक सीमित कर देता है, जिससे मानवीय संदेह का सुरक्षा कवच समाप्त हो जाता है। एल्गोरिदम संबंधी विफलताओं के प्रति संवेदनशीलता।
डीप न्यूरल नेटवर्क ब्लैक बॉक्स अपारदर्शिता, डेटा विषाक्तता और मतिभ्रम जैसी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। किसी तनावपूर्ण भूराजनीतिक स्थिति में एक एल्गोरिदम द्वारा सामान्य नेटवर्क त्रुटि या भौतिक जांच को आक्रामक हमला समझने से स्वचालित रूप से विनाशकारी प्रतिक्रिया श्रृंखलाएं शुरू हो सकती है। वैश्विक शस्त्र संधियों का क्षरण, परस्पर मिले समझौते INF, ओपन स्काइज, न्यू स्टार्ट कमजोर हो गए हैं, जिससे एक सुरक्षा दुविधा पैदा हो गई है, जहां राज्यों को एल्गोरिदम गति लाभ को खोने से बचने के लिए रक्षा प्रणालियों को स्वचालित करने का दबाव महसूस होता है। असम्मित गति और पूर्व प्रतिनिधित्व संबंधी जोखिम, उन्नत शत्रुओं का सामना करने वाले राज्य इस डर से स्वचालित सॉफ्टवेयर को फायरिंग प्राधिकरण को पूर्व प्रतिनिधित्व करने के लिए विवश महसूस कर सकते हैं कि मानवीय कमांड संरचनाएं पीछे जाएंगी या बाधित हो जाएंगी। चुनौतियां, वैश्विक सहमति का अभाव, प्रमुख सैन्य शक्तियां सक्रिय युद्ध के दौरान स्वायत्त क्षमताओं को सीमित करने वाली बाध्यकारी संधियों पर हस्ताक्षर करने से अभी भी संकोच कर रही है। सत्यापन और दोहरे उपयोग की प्रकृति, AI सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम को आसानी से छिपाया, कॉपी किया और तैनात किया जा सकता है, जिससे भौतिक परमाणु सामग्रियों की ट्रैकिंग की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन कहीं अधिक कठिन हो जाता है। तकनीकी नीतिवाद, निजी क्षेत्र में AI नवाचार की तीव्र गति अक्सर धीमी बहुपक्षीय संधि वार्ताओं को पीछे छोड़ देती है। आगे बढ़ने का रास्ता, नैतिक संयम को बाध्यकारी कानून में बदलना, रोम घोषणा को एक नैतिक दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र समर्थित संधि में परिवर्तित करना, जो विशेष रूप से चेतावनी मिलने पर स्वचालित लॉन्च को लक्षित करती है। रेडलाइन गवर्नेंस का मानकीकरण, सभी गणतांत्रिक सैन्य कमांड नेटवर्क में अनिवार्य ह्यूमन इन द लूप आर्किटेक्चर की स्थापना करना। जनमत का दबाव जुटाना, नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ग्रॉस के अनुसार राजनीतिक नेताओं को AI परमाणु सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य करने हेतु जन जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। संप्रभु साइबर ऑडिट को अनिवार्य बनाना, परमाणु शक्ति संपन्न देशों को रणनीतिक सॉफ्टवेयर नेटवर्क को वाणिज्यिक बड़े भाषा मॉडल और अप्रमाणित क्लाउड आर्किटेक्चर से अलग करने के लिए मजबूर करना। निष्कर्ष, रोम घोषणा पत्र नैतिक निर्णयों को स्वचालित कोड पर सौंपने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चेतावनी देता है। हालांकि प्रौद्योगिकी मानव क्षमता से कहीं अधिक गति से डेटा संसाधित कर सकती है, फिर भी मानव अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी को कभी भी किसी एल्गोरिदम को नहीं सौंपा जाना चाहिए। सच्ची वैश्विक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए विश्व नेताओं को तकनीकी नीतिवाद को अस्वीकार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि मानवीय नियंत्रण एक पूर्ण, अपरिवर्तनीय आधारभूत तत्व बना रहे। प्रथम मिश्रित विकलांगता एशेज 2027। संदर्भ, इंग्लैंड 2027 में पहली बार आयोजित होने वाली मिश्रित विकलांगता एशेज श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा, जो विकलांग क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। यह श्रृंखला इंग्लैंड की 2027 एशेज ग्रीष्मकालीन श्रृंखला के हिस्से के रूप में खेली जाएगी। प्रथम मिश्रित विकलांगता एशेज 2027। संदर्भ, इंग्लैंड 2027 में पहली बार आयोजित होने वाली मिश्रित विकलांगता एशेज श्रृंखला की मेजबानी करेगा, जो विकलांग क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। यह श्रृंखला इंग्लैंड की 2027 एशेज ग्रीष्मकालीन श्रृंखला का हिस्सा होगी। प्रथम मिश्रित विकलांगता एशेज 2027 के बारे में। यह क्या है? मिक्स्ड डिसेबिलिटी एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली द्विपक्षीय एशेज क्रिकेट श्रृंखला है, जिसमें मिश्रित विकलांगता वाली पुरुष टीमें भाग लेंगी। यह प्रतिष्ठित एशेज प्रतिस्पर्धा को विकलांग खिलाड़ियों तक विस्तारित करती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में समावेशी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। उद्देश्य, समावेशी खेलों को मजबूत करना, विकलांग क्रिकेटरों के लिए उच्चस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं प्रदान करना तथा विकलांग क्रिकेट को मुख्यधारा के वैश्विक क्रिकेट में एकीकृत करना। प्रमुख विशेषताएं। ऐतिहासिक प्रथम संस्करण के रूप में यह श्रृंखला 2027 में इंग्लैंड में पहली बार आयोजित होगी। यह एशेज श्रृंखला का हिस्सा होगी तथा पुरुष और महिला एशेज के साथ खेली जाएगी, जिससे एशेज के तीनों प्रारूप एक ही ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मुकाबला T20 इंटरनेशनल (TBSI) प्रारूप में खेला जाएगा, जबकि इसके स्थल और कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। इंग्लैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला के बाद यह पहल मिश्रित दिव्यांग क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का और विस्तार करेगी। महत्व, यह पहल दिव्यांग खिलाड़ियों को क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे खेलों में समानता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह दिव्यांग क्रिकेट के संस्थागत विकास को मजबूत करती है तथा इसमें अधिक निवेश, दृश्यता और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। UPSC परीक्षा पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता। GS पेपर 2, सामाजिक न्याय, विकलांग व्यक्तियों का समावेशन। सामान्य अध्ययन पेपर 2, कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकारी नीतियां और पहल। बोरोफेन। संदर्भ,
गुवाहाटी स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान IISST के वैज्ञानिकों ने नैनो इंजनों के तेल में बोरोफेन को जैवस्नेहन बायोल्यूब्रिकेंट योग्य के रूप में प्रदर्शित किया है। बोरोफेन के बारे में, यह क्या है? बोरोफेन बोरोन का एक अति पतला द्विआयामी 2D क्रिस्टलीय अपरूप है। यह बोरोन परमाणुओं की एक परमाणु मोटी परत से मिलकर बना होता है। अपनी यांत्रिक शक्ति, लचीलेपन और उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक चालकता के कारण इसे अक्सर ग्राफीन के समकक्ष माना जाता है। यह कैसे बनता है? ग्राफीन, जिसे बल्क ग्रेफाइट से यांत्रिक रूप से एक्सफोलिएट किया जा सकता है, के विपरीत बोरोफेन प्राकृतिक रूप से बल्क रूप में उपलब्ध नहीं होता और इसे कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। केमिकल वेपर डिपोजिशन CVD, मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी MBE शुद्ध बोरोन गैस को गर्म, अक्रियाशील तथा साफ धातु सबस्ट्रेट जैसे चांदी, सोना या तांबा पर वाष्पीकृत कर अति उच्च निर्वात स्थितियों में इसकी परत तैयार की जाती है। सबस्ट्रेट के साथ अंतःक्रिया धात्विक सबस्ट्रेट बोरोन परमाणुओं की समतल 2D व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जिससे मिश्रित सहसंयोजक तथा इलेक्ट्रॉन कमी वाले बंधन नेटवर्क के साथ एक धात्विक शीट का निर्माण होता है। बोरोफेन की प्रमुख विशेषताएं। अपनी असममित परमाणु जाली संरचना के कारण बोरोफेन दिशा निर्भर यांत्रिक, ऊष्मीय और विद्युत गुण प्रदर्शित करता है। इसमें असाधारण यांत्रिक शक्ति और लचीलापन होता है। इसकी तन्यता शक्ति और यंग मापांक बहुत अधिक होते हैं, जबकि विशिष्ट क्रिस्टलीय दोष इसे बिना टूटे बेहतर लचीलापन प्रदान करते हैं। यह उच्च तापीय एवं विद्युत चालकता वाला पदार्थ है। ग्राफीन, जो अर्धधात्विक है, के विपरीत बोरोफेन उच्च तापीय चालकता के साथ पूर्णतः धात्विक चालक के रूप में कार्य करता है। यांत्रिक घर्षण के दौरान यह बेहतर ट्राइबोलॉजिकल, घर्षण संबंधी तथा भारवहन क्षमता प्रदर्शित करता है। यह टिकाऊ सुरक्षात्मक ट्राइबोफिल्म बनाता है, जिससे सतह की खुरदरापन, घर्षण तथा यांत्रिक टूट-फूट में उल्लेखनीय कमी आती है। इसकी उच्च रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन कमी वाली प्रकृति के कारण होती है। यही कारण है कि बिना अतिरिक्त सतह संशोधन के यह वनस्पति अरंडी तेल जैसे कार्बनिक द्रवों में समान रूप से फैल सकता है। मुख्य अनुप्रयोग: औद्योगिक मशीनरी तथा समुद्री परिवहन में घर्षण कम करने, दक्षता बढ़ाने और ऊर्जा की बचत के लिए जैव आधारित स्नेहकों बायोल्यूब्रिकेंट्स में इसे एक योजक एडिटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। उच्च क्षमता वाली लिथियम आयन परिवहन क्षमता के कारण बोरोफेन अगली पीढ़ी की बैटरियों, सुपर कैपेसिटर तथा हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियों के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान। सरकारी अधिनियम और विधेयक। PM यशस्वी प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति योजना जीवंत भारत के लिए। संदर्भ: राज्य मंत्री ने PM यशस्वी योजना के माध्यम से वंचित छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें छात्रवृत्ति और छात्रावास सहायता पर प्रकाश डाला गया। PM यशस्वी प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि पुरस्कार योजना जीवंत भारत के बारे में। यह क्या है? PM यशस्वी प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि पुरस्कार योजना जीवंत भारत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित एक व्यापक योजना है। यह भारत भर में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े युवाओं के लिए छात्रवृत्ति सहायता तथा आवासीय छात्रावास की बुनियादी सुविधाओं को एकीकृत करती है। लॉन्च किया गया बटा विकास। इस योजना की उत्पत्ति 1998 से 99 में OBC युवाओं के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु छात्रावास निर्माण घटक की शुरुआत से हुई थी, जिसमें 2017 से 18 में एक बड़ा संशोधन किया गया। वर्तमान में PM यशस्वी व्यापक ढांचे में इसका पुनर्गठन और विस्तार किया गया है, ताकि स्कूली स्तर से लेकर उच्च स्तरीय कॉलेज शिक्षा तक सभी शिक्षा चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। उद्देश्य: ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए वित्तीय बाधाओं और भौगोलिक अवरोधों को दूर करना तथा वित्तीय छात्रवृत्ति एवं गुणवत्तापूर्ण छात्रावास सुविधाओं के माध्यम से माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। लक्षित लाभार्थी एवं पात्रता मानदंड। यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EBC तथा विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों DNT से संबंधित छात्रों के लिए है। आवेदक का नाम केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश की OBC सूची में होना चाहिए तथा वह नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित होना चाहिए। छात्रावास आवंटन में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले पोस्ट मैट्रिक एवं स्नातक छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है, विशेषकर जहां स्थानीय कॉलेज उपलब्ध नहीं है। साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए 5% सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित हैं। योजना की प्रमुख विशेषताएं। योजना में 4 स्तरीय छात्रवृत्ति संरचना शामिल है, जिसमें प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा योजना तथा कॉलेजों में उच्च स्तरीय शिक्षा योजना शामिल हैं।
छात्रावास निर्माण की लागत के लिए भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रति सीट 3.50 लाख रुपए, हिमालयी क्षेत्र में प्रति सीट 3.25 लाख रुपए तथा भारत के शेष भागों में प्रति सीट 3.00 लाख रुपए का प्रावधान है। निर्माण के लिए सख्त समय सीमा। छात्रावासों का निर्माण कार्य आदेश मिलने के 18 महीनों के भीतर तथा पहली किस्त जारी होने के 2 वर्षों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है। परियोजना की समय सीमा में किसी प्रकार का विस्तार नहीं किया जाएगा। भूमि उपयोग को सुव्यवस्थित करना। राज्य सरकार की चल रही परियोजनाओं, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल परिसरों, पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना सेजी के गांवों में छात्रावास निर्माण की अनुमति देकर नई भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता को कम किया गया है। प्रदर्शनाधारित निधि का वितरण। केंद्रीय अनुदान 50-45-5 के अनुपात में 3 चरणों में जारी किया जाता है। अंतिम 5% राशि तब जारी होती है जब ओबीसी ईबीसी डीएनटी छात्रों द्वारा छात्रावास का वास्तविक रूप से उपयोग प्रारंभ हो जाता है। गुणवत्ता एवं लेखा परीक्षा आरक्षित निधि। स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण और प्रभाव मूल्यांकन के लिए कुल बजट का 0.25% अधिकतम 10 लाख रुपए अलग से आरक्षित रखा गया है। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान। विविध भारत 6G गठन B6GA। संदर्भ। संचार राज्य मंत्री ने घोषणा की कि भारत 6G गठबंधन B6GA ने अपनी सदस्यता का विस्तार करते हुए 90 संगठनों को शामिल कर लिया है। भारत 6G गठबंधन B6GA के बारे में यह क्या है? भारत 6G अलायंस B6GA उद्योग जगत के नेतृत्व में और सरकार द्वारा समर्थित एक सहयोगात्मक मंच है जिसकी स्थापना भारत को 6G दूरसंचार के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के लिए की गई है। यह अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए अनुसंधान, बौद्धिक संपदा निर्माण और मानक निर्धारण को बढ़ावा देने हेतु घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाता है। नोडल सहायता। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। वैश्विक रणनीतिक साझेदार। यह नेक्स्ट जी अलायंस अमेरिका, 6G-IA यूरोप, 6G फोरम दक्षिण कोरिया, XGMF जापान, 6G ब्राजील और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA जैसी अंतर्राष्ट्रीय 6G संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों के तहत कार्य करता है। उद्देश्य स्वदेशी 6G अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना ताकि आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी 6G पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सके। साथ ही भारत की तकनीकी, विनिर्माण और बौद्धिक संपदा संबंधी प्राथमिकताओं को वैश्विक 6G मानकों में समाहित करना। गठबंधन के प्रमुख कार्य। राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम रोडमैप तैयार करना जिसके तहत उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं का विश्लेषण कर स्पेक्ट्रम योजना, नीतिगत ढांचे और तैनाती समय सीमा पर दूरसंचार विभाग को सलाह दी जाती है। टेराहर्ट्ज टेस्टबेड और उन्नत अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष TTDF के अंतर्गत बहुसंस्थागत परियोजनाओं का समन्वय किया जाता है जैसे कि किफायती हाई स्पीड लाइन फसाइट संचार के लिए टेराहर्ट्ज टेस्टबेड। वैश्विक संपर्क संबंधी मानकों को सुदृढ़ करना। IMT-2030 रोडमैप के तहत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU में भारतीय योगदान को बढ़ावा दिया जाता है तथा सर्वव्यापी कनेक्टिविटी को प्रमुख 6G वैश्विक आवश्यकता के रूप में स्थापित किया जाता है। स्टार्टअप्स के लिए हार्डवेयर नवाचार को समर्थन देना। यह कार्यक्रम उन्नत सिस्टम ऑन चिप्स SOCs, मल्टी चिप मॉड्यूल और IoT उपकरणों पर अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा की TDIP योजना के माध्यम से 3GPP और 1M2M जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन विकसित करना। सुरक्षित और भरोसेमंद सीमा पार आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित करने तथा खुले 6G मानकों के सहविकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों जैसे फिनलैंड का 6G फ्लैगशिप के साथ साझेदारी की जाती है। महत्व। B6GA भारत को ITU और 3GPP के माध्यम से वैश्विक 6G मानकों को आकार देने में सक्षम बनाता है जिससे भारत प्रौद्योगिकी अपनाने वाले देश से मानक निर्माता देश बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। यह भारतीय दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए IITD के अनुसंधानों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान। विविध भारत में इंटरनेट बंद होने के बारे में यह क्या है? इंटरनेट शटडाउन दूरसंचार या डिजिटल संचार में जानबूझकर और राज्य द्वारा आदेशित व्यवधान है। यह किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को अनुपलब्ध या अनुपयोगी बना देता है जिसमें नेटवर्क बैंडविड्थ को सीमित करना, विशिष्ट सोशल प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना या पूर्ण नेटवर्क ब्लैकआउट करना शामिल है। शासी वैधानिक प्रावधान और संवैधानिक अनुच्छेद। इंटरनेट शटडाउन सीधे अनुच्छेद 19
1 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 1 जी व्यापार पेशा करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को प्रभावित करता है। इनका वैधानिक ढांचा दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20 2 बी तथा दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम 2024 के अंतर्गत संचालित होता है। शटडाउन का आदेश देने की प्रक्रिया। सबसे पहले सीमा निर्धारण आवश्यक है। इंटरनेट निलंबन केवल सिद्ध सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ही जारी किया जा सकता है। केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन इस कानूनी सीमा को पूरा नहीं करता। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी का निर्देश आवश्यक होता है। आदेश अधिकृत कार्यकारी अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से लिखित रूप में जारी किया जाना चाहिए। भारत में इंटरनेट बंद होने के बारे में यह क्या है? इंटरनेट शटडाउन दूरसंचार या डिजिटल संचार में जानबूझकर और राज्य द्वारा आदेशित व्यवधान है। यह किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को अनुपलब्ध या अनुपयोगी बना देता है, जिसमें नेटवर्क बैंडविड्थ को सीमित करना, विशिष्ट सोशल प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना या पूर्ण नेटवर्क ब्लैकआउट करना शामिल है। शासी वैधानिक प्रावधान और संवैधानिक अनुच्छेद। इंटरनेट शटडाउन सीधे अनुच्छेद 19 1 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 1 जी व्यापार पेशा करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को प्रभावित करता है। इनका वैधानिक ढांचा दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20 2 बी तथा दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम 2024 के अंतर्गत संचालित होता है। शटडाउन का आदेश देने की प्रक्रिया। सबसे पहले सीमा निर्धारण आवश्यक है। इंटरनेट निलंबन केवल सिद्ध सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ही जारी किया जा सकता है। केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन इस कानूनी सीमा को पूरा नहीं करता। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी का निर्देश आवश्यक होता है। आदेश अधिकृत कार्यकारी अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से लिखित रूप में जारी किया जाना चाहिए। भारत 6G गठबंधन B6GA के बारे में यह क्या है? भारत 6G अलायंस B6GA उद्योग जगत के नेतृत्व में और सरकार द्वारा समर्थित एक सहयोगात्मक मंच है, जिसकी स्थापना भारत को 6G दूरसंचार के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के लिए की गई है। यह